बच्चों आज हम पढ़ेंगे टॉपिक 16.13 फ्यूल सेल्स। और याद रखिएगा ये एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। बेटा इससे पहले आपने एक और सेल पढ़ा था जिसका नाम था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है, जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस होता है। याद होगी आपको सारी स्टोरी, एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट वगैरह। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जिसमें बेटा एनोड था, कैथोड था, इलेक्ट्रोलाइट मतलब वो जो सॉल्यूशन होता है ना जो हम डालते थे इसमें, और इसके अलावा एक बैटरी होती थी। तो ये था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब हमने समझना है फ्यूल सेल, ठीक है। सो सबसे पहले आपको इनमें बेसिक फ़र्क होना चाहिए। जी बेटा, सबसे पहला और सबसे बेसिक फ़र्क ये था, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आप इलेक्ट्रिसिटी देते थे, यानी इलेक्ट्रिक करंट देते थे, ठीक हो गया। सो आप इलेक्ट्रिक करंट देते थे, उससे पैदा होता था आयंस यानी चार्जेस, ठीक है। तो यूँ कह लेते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता था और उससे केमिकल्स, आयन एक केमिकल हुए ना, तो उससे केमिकल एनर्जी पैदा होती थी, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट देकर केमिकल एनर्जी पैदा करना, ये काम था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का, ओके। जबकि फ्यूल सेल में क्या होगा, आप बच्चे कुछ केमिकल्स देंगे, यानी आप केमिकल के पास एनर्जी होती है तो आप केमिकल एनर्जी से पैदा करवाएंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी। तो सिर्फ बेसिक बात ये याद रख लो कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ना आप इलेक्ट्रिक करंट देते थे, ठीक है। फ्यूल सेल में इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट पैदा होना है, समझ रहे हो। अगली बात यहाँ पे आपको ये याद रखनी है कि इधर आपने करंट देना होता था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, तो बेटा आप बैटरी यूज़ करते थे जैसे मैंने अभी दिखाई। अब इधर फ्यूल सेल में तो करंट पैदा होना है तो बैटरी थोड़ी यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे लोड। लोड मतलब ऐसी चीज़ जो करंट को इस्तेमाल करेगी। जैसा कि आप कोई बल्ब लगा दोगे जो कि रोशन हो जाएगा जब उसमें से करंट गुजरेगा, या आप कोई मोटर लगा सकते हो जो कि चल पड़ेगी जब उसमें से करंट गुजरेगा। तो देखिए ना, सिचुएशन की नोयत को देखें। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आपने इलेक्ट्रिक करंट देना होता है ना, सो आप बैटरी लगाते हो ताकि बैटरी करंट दे, और फ्यूल सेल में करंट पैदा हो रहा है, सो आपको कोई ऐसी चीज़ लगानी है जो करंट इस्तेमाल करे, क्योंकि पैदा तो हो रहा है, इस्तेमाल होना है ना, तो आप कोई बल्ब या मोटर लगाओगे जिसको हम लोड कहते हैं। अब बेटा अगली बात जो कि सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करेगी आपको वो ये कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ज़ाहिर है दो इलेक्ट्रोड्स होते थे जिसको हम कैथोड और एनोड का नाम देते थे, ठीक। आपको याद होगा कि कैथोड के ऊपर होता था नेगेटिव चार्ज, एनोड के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। जबकि फ्यूल सेल में भी कैथोड और एनोड ही होंगे, लेकिन इनके ऊपर चार्ज उलट जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। बड़ी कंफ्यूजिंग बात। कैथोड इस बार पॉजिटिव हो जाएगा, एनोड इस बार नेगेटिव हो जाएगा। अब मैं इसकी रीज़न आपको बताता हूँ, गौर से सुनिएगा, वैसे डिटेल बाद में बताऊँगा। पहली बात ये कि जब आप मान लें ये था एक इलेक्ट्रोड और ये था दूसरा इलेक्ट्रोड, ठीक है। सो अब यहाँ पे हमने बैटरी जोड़नी है ना, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। सो बैटरी जोड़ देते हैं, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। अब जाहिर सी बात है इधर चूंकि आपने बैटरी जोड़ी होती है ना, सो नेगेटिव टर्मिनल जिसके साथ, जिस इलेक्ट्रोड के साथ जुड़ा होगा उसमें नेगेटिव चार्ज आएगा, और उसको हमने नाम दिया था कैथोड का, ठीक है। तो ये बात तो क्लियर थी कि कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है। अब ये जो एनोड जिसका मैं नाम रखता हूँ ना, मैं इसको जोड़ता हूँ बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, तो जाहिर है इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो अब ये बात तो क्लियर है, लेकिन फ्यूल सेल के अंदर तो बैटरी नहीं है, ये वाली बैटरी है ही नहीं फ्यूल, उसमें तो लोड होता है ना, क्योंकि उसमें करंट पैदा हो रहा होता है। सो फ्यूल सेल में तो बैटरी ही नहीं है। सो फिर कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होना ये कहाँ से आया, ठीक है। एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होना भी अब समझ नहीं आती। हाँ, कैथोड पे पॉजिटिव कब है, कैसे है, ये मैं आपको कुछ देर बाद बताऊँगा। जी बेटा समझो इसको। कहता है फ्यूल सेल्स प्रोवाइड अ मेथड इन विच केमिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी वही बात, हम केमिकल्स का इस्तेमाल करेंगे और हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी करंट पैदा करेंगे। अब बच्चे वो केमिकल्स कौन से होंगे, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होंगे। रिमेंबर ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ भी है और लॉन्ग का पार्ट भी है,
तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ना बच्चे वो फ्यूल्स होंगे, फ्यूल सेल्स है ना, तो हम कोई फ्यूल देंगे उससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी। फ्यूल एक केमिकल है, वो कौन से केमिकल है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन को केमिकल कह लो या फ्यूल कह लो, जो कि आप दोगे फ्यूल सेल को, और एज अ रिज़ल्ट फ्यूल सेल आपको बेटा इलेक्ट्रिसिटी पैदा करके देगा। जी बेटा, अब फ्यूल सेल की कंस्ट्रक्शन को समझते हैं। देखिए ये मैंने एक फ्यूल सेल बना लिया, दिस इज़ अ फ्यूल सेल। अब उसके अंदर मैंने ये जो 2 ट्यूब्स रखी हैं ना, आपको पता है ये क्या हैं? इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है। अब एक एनोड होगा, एक कैथोड होगा, लेकिन हम इनके जो नाम है ना वो बाद में रखते हैं। पहली बात ये समझ लें कि ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं ना, ये अंदर से खाली होते हैं। खाली को हम बोलते हैं होलो होना, होलो यानी खोखला, खाली होना, ठीक हो गया। अब ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं, ये दोनों जो खाली ट्यूब्स हैं, ये किससे मिलके बनी हैं? देखिए बच्चे, आपने लेना है कार्बन, ठीक है, और उस कार्बन को कंप्रेस कर देना है। कंप्रेस कहते हैं प्रेशर लगाकर उसको दबा देना है, ठीक है। और वो होना चाहिए पोरस, पोरस कहते हैं जिसके अंदर छोटे छोटे पोर्स हों, सुराख हों, ठीक है। सो अब मैं इन इलेक्ट्रोड्स को कहता हूँ कि ये बने हुए हैं कार्बन के साथ। कैसा कार्बन है? पोरस कंप्रेस्ड कार्बन है। पोरस कहते हैं कि सुराखदार, सुराख वाला। कंप्रेस्ड कहते हैं ज़ोर से दबाया गया, और कार्बन के बने हुए हैं। जी बच्चे, आप देख सकते हो कि मैंने अब कार्बन के दरमियान छोटे छोटे इस तरह से सुराख बना दिए। आई होप आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो यूँ कार्बन के बने हुए क्या हैं? इलेक्ट्रोड्स हैं, इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है, कार्बन के बने। पहले आपने कार्बन को कंप्रेस किया और वो पोरस था। अब ये जो पोर्स हैं, दरमियान में सुराख हैं, यहाँ पे भरा होता है प्लाटिनम, ठीक है। सो मैं वीडियो को पॉज करके आपका टाइम बचाता हूँ और इसको भर देता हूँ। जी बेटा, तो मैंने इसको, इन इलेक्ट्रोड्स को बेटा सैचुरेट कर दिया। सैचुरेट कहते हैं भर देना। किस हिस्से को भरना है? जो पोरस यानी सुराख होते हैं ना, उनको। और ये मैंने कौन सा मटेरियल यूज़ किया ये सुराख भरने के लिए? आंसर इज़ मैंने प्लाटिनम यूज़ किया। अब ये प्लाटिनम का काम क्या है यहाँ पे? तो बेटा प्लाटिनम जो है ना वो कैटलिस्ट का काम करेगा। कैटलिस्ट ऐसी चीज़ होती है जो रिएक्शन को तेज़ करवाती है। तो चूँकि यहाँ पे ये फ्यूल सेल के अंदर हम रिएक्शन करवाने जा रहे हैं, सो हमारी कोशिश, हमारी ख्वाहिश होगी कि रिएक्शन थोड़ा तेज़ हो जाए ताकि हमारा टाइम बच जाए। सो हम कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते होते हैं, और हमारे केस में वो प्लाटिनम है। एक बात याद रहे कि ये जो इलेक्ट्रोड्स है ना, ये वाला और ये वाला, ये बेटा अंदर से होलो यानी अभी भी खाली है। अंदर मैंने कुछ भी नहीं भरा, सिर्फ़ और सिर्फ इसकी जो दीवार है ना वो मैंने भरी है। जी बेटा, तो इसको पढ़ लेते हैं। कहता है अ फ्यूल सेल इज़ कंपोज्ड ऑफ 2 होलो ट्यूब्स। तो मैंने भी यहाँ पे 2 ट्यूब्स बनाई, एक ये वाला इलेक्ट्रोड, एक ये वाला। तो 2 होलो ट्यूब्स होती हैं, खाली ट्यूब्स होती हैं, विच एक्ट एज इलेक्ट्रोड्स, यानी जो काम क्या करती हैं? इलेक्ट्रोड्स का काम करती है। एक इनमें से एनोड होगा और एक इनमें से कैथोड होगा। अब ये बनी किससे होती हैं? दे आर मेड ऑफ पोरस कंप्रेस्ड कार्बन। तो ये बात मैंने बार बार बताई कि पोरस सुराखदार, कंप्रेस्ड प्रेशर के साथ दबाया हुआ कार्बन के बने होते हैं ये इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, होलो ट्यूब्स। सैचुरेटेड, अब इनको हम सैचुरेट करेंगे विद प्लाटिनम। सैचुरेट से मुराद है भर देना। तो जहाँ पे पोरस होगा ना, सुराख होंगे, वहाँ पे हम प्लाटिनम से सैचुरेशन करेंगे, विच एक्ट एज कैटलिस्ट। और जो प्लाटिनम है उसका काम है कैटलिस्ट के तौर पर, यानी वो रिएक्शन को फास्ट करवाएगा। अब बेटा आपको पता है ना, एक चीज़ होती है जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट वो सॉल्यूशन होता है जो हमने इसके अंदर भरना होता है। सो पहले मैं वो भर लेता हूँ। जी बेटा, तो मैंने ये जो इलेक्ट्रोलाइट लिया ना, जिसको मैंने येलो कलर से शेड किया है, ये है क्या? बेसिकली ये KOH है, ठीक हो गया। अब K बोलते हैं पोटाशियम को, पोटाशियम, ऑलराइट, और OH बोलते हैं हाइड्रो ऑक्साइड को, हाइड्रो ऑक्साइड को। सो मैंने पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड भरा है, लेकिन पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का बेटा मैंने एक्वस सॉल्यूशन लिया है, यानी मैंने उसको पानी में डाला है।
सो ओवरऑल कहने की बात है कि ये जो सारा येलो मटेरियल है जो कि इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं इसको, ठीक है, वो किससे मिलके बना है? दो चीज़ों से, KOH यानी पोटाशियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर, क्योंकि मैंने उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाया है। जी बेटा, तो इसको पढ़ते हैं। कहता है द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन दिस सेल इज़ एक्वस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, यानी जो आपने इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया वो एक्वस सॉल्यूशन है, यानी पानी के अंदर डाला गया है। किसको? पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को। जी बेटा, मैंने इसको क्लियर कर लिया। अब आपने स्टोरी को गौर से समझना है। देखिए बच्चे, ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, आपको पता है कि मैंने KOH लिया ना, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। सो क्या होगा कि ये अपने आयंस में टूट जाएगा, यानी ये खुद को आयोनाइज करेगा, तो K पॉजिटिव बन जाएगा और साथ में OH नेगेटिव बन जाएगा। इट मीन्स इस सॉल्यूशन के अंदर ये दो चीज़ें पड़ी हैं, ठीक है, K पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव पड़ा है। अब आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम करना है। चले एक चीज़ रिवाइज़ करवाऊँ। मैंने बोला था ना कि ये फ्यूल सेल है, ऑलराइट, ये फ्यूल सेल है। तो फ्यूल सेल के अंदर आपने केमिकल से इलेक्ट्रिसिटी पैदा करनी होती है, यानी आपको केमिकल्स देना पड़ते हैं ना। तो वो केमिकल कौन से थे? मैंने बोला था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वो दो केमिकल्स हैं जिनका इस्तेमाल आप इस सेल में करने जा रहे हो और एज अ रिज़ल्ट आप इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट पैदा करोगे। सो मैं रैंडमली, मुझे नहीं पता कि इन दोनों में से एनोड कैथोड कौन सा है, मैं मिसाल के तौर पे इसका नाम एनोड रख देता हूँ, जस्ट रैंडम, ठीक है, और कैथोड इसका नाम रख देता हूँ। अच्छा, मैं उल्ट भी कर सकता हूँ, बात आ जाके वही रहेगी। अब आपके पास दो फ्यूल्स हैं ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। आपने एक इलेक्ट्रोड को हाइड्रोजन देनी है और एक को ऑक्सीजन देनी है। अब ये बात फिक्स है कि जो आपने जिसका नाम एनोड रखा है ना, उसको बेटा आपने हाइड्रोजन ही सप्लाई करनी है। ये फ्यूल सेल में कंफर्म बात है, ठीक है। तो अगर मैं इसको एनोड कह देता, यानी इसको, तो फिर मैं हाइड्रोजन इधर सप्लाई कर रहा होता, तो बात आ जाके वहीं ठहरेगी ना। सो बेटा, मैंने इस वाले को एनोड कहा, किस बेस पे कहा? क्योंकि मैं इसको हाइड्रोजन गैस सप्लाई कर रहा हूँ। अब मैं हाइड्रोजन को ब्लैक इस तरह के डॉट्स से यूँ मेंशन कर देता हूँ कि ये हाइड्रोजन के डॉट्स हैं, ये याद रखना है, मैं ना चेंज नहीं करूँगा, ठीक है। अब बच्चे, मैंने बोला कि जो कैथोड जिसको भी नाम रखोगे उसको दूसरा फ्यूल देना है, दूसरी केमिकल देनी है, दैट इज़ ऑक्सीजन। तो मैं इसको ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा हूँ कैथोड को, तो यहाँ पे मैं O2 यानी ऑक्सीजन लिख देता हूँ। ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं मैं उनको ब्लू डॉट से मेंशन करूँगा, और ये भी मैं इंशाल्लाह चेंज नहीं करूँगा ताकि हम इजीली प्रोसेस को समझ सकें। जी बेटा, आप बात को समझें। आपको पता है कि इस सारे इलेक्ट्रोलाइट में KOH हमने लिया था, तो K पॉजिटिव OH नेगेटिव पैदा हुआ ना। हमें इस OH नेगेटिव से फ़िलहाल गर्ज है। अब इस सॉल्यूशन में OH नेगेटिव पड़े हैं बहुत सारे, क्योंकि आपने सॉल्यूशन ही OH नेगेटिव का लिया है। सो OH नेगेटिव के जो मॉलिक्यूल्स हैं ना, वो आएंगे इस एनोड के पास। अच्छा, क्यों आएंगे? क्योंकि OH नेगेटिव हाइड्रोजन के साथ खासा ताल्लुक़ रखते हैं, एफिनिटी रखते हैं, उनकी अट्रैक्शन में मूव करते हैं। सो क्या होगा? एनोड के ऊपर रिएक्शन लिखते हैं, तो यहाँ पे चले मेंशन कर लेते हैं, ये एनोड पे रिएक्शन है। एनोड पे बेटा हाइड्रोजन है, ठीक, वो हमने सप्लाई किया है, और वहीं पर OH नेगेटिव आ गए, ऑलराइट। यहाँ से बेटा वाटर बन गया H2O। देखिए, ये मैं बैलेंस नहीं कर रहा, जो बुक पे बैलेंसिंग है ना वो बस एक रट्टा होता है, कॉन्सेप्ट समझ लें। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन की शक्ल में उन्होंने निकाल दिया। ये रिएक्शन कहाँ पे हो रहा है? एनोड के ऊपर। सो एनोड के ऊपर बेटा हमने हाइड्रोजन सप्लाई की थी, ठीक। OH नेगेटिव सॉल्यूशन में से आया है, क्योंकि सॉल्यूशन में OH नेगेटिव पड़ा हुआ था, तो वाटर बन गया, और जो ऊपर नेगेटिव चार्ज था वो इलेक्ट्रॉन की शक्ल में बाहर निकल गया। सो अब मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ इस कलर से कि यहाँ पे ना ये इलेक्ट्रॉन्स को मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि यहाँ पे ना इलेक्ट्रॉन एनोड के ऊपर आ गए। अब मुझे बताएं, जिस चीज़ के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। सो इसलिए एनोड के ऊपर बेटा नेगेटिव चार्ज होता है। मैंने शुरू में बात की कि एनोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है फ्यूल सेल की बात करें तो, क्योंकि इसके पास ढेर सारे इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं
जो बेसिकली OH नेगेटिव ने दिए हैं और इस रिएक्शन के ज़रिए दिए हैं। अब आपने एक और काम करना होता है यहाँ पे कि बेटा आपने इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के साथ एक एक्सटर्नल सर्किट जोड़ना है, बैटरी नहीं जोड़नी, यहाँ पर लोड जोड़ना है। यहाँ पर क्या जोड़ना है? लोड। लोड का मतलब मैंने समझाया कि आप कोई बल्ब जोड़ दें, कोई मोटर जोड़ दें जो कि करंट को इस्तेमाल करके हमें सिंबल दे, इशारा दे, यानी अगर बल्ब होगा तो वो रोशन हो जाएगा जिससे पता चलेगा कि करंट पैदा हुआ है। अब क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ना जो एनोड के पास आ गए हैं बच्चे, ये इलेक्ट्रॉन्स इस लोड में से पास करेंगे। ऑलराइट, जब इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे, इलेक्ट्रॉन का गुजरना ही करंट होता है, क्योंकि करंट का मतलब होता है चार्ज का गुजरना। सो इलेक्ट्रॉन भी चार्जेस होते हैं, लिहाजा जब ये इलेक्ट्रॉन गुजर के जा रहे हैं तो यहाँ से मुराद करंट होती है। ठीक है, तो करंट गुजर के जा रहा है तो जो लोड है ना वो अगर बल्ब हुआ तो वो इस तरह से रोशन हो जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे करंट पैदा हो रहा है। तो यही तो मैंने बात की थी कि फ्यूल सेल्स करंट को पैदा करते हैं। कैसे? इन केमिकल्स हाइड्रोजन ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हुए। जी बेटा, अब कहानी जाएगी कैथोड की तरफ, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये वाले, ये सारे मूव करके किधर को आएंगे? इस कैथोड के पास। ऑलराइट, कैथोड पर आप ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऊपर से आ रहे हैं, तो कैथोड पे क्या रिएक्शन होता है यहाँ पे देखते हैं। कैथोड पे बचे ऑक्सीजन हमने O2 की शक्ल में सप्लाई की है, कैथोड में वाटर यूज़ होता है H2O, और इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं एनोड से होते हुए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस तरह से चल के ऐसे आ रहे हैं। ठीक है, सो अब इन दोनों से क्या बनेगा, यानी इन सब रिएक्शन से बनेगा OH और इलेक्ट्रॉन की वजह से उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। देखिए अगेन वही बात, मैं बैलेंस नहीं करता इक्वेशन को, मैं जस्ट कॉन्सेप्ट पे फोकस करूँगा। अब बच्चे स्टोरी बड़ी मज़ेदार है। OH नेगेटिव इस कैथोड पे दोबारा पैदा हो गए, ये OH नेगेटिव दोबारा ऐसे सॉल्यूशन में चले गए। ठीक है, सॉल्यूशन में जाने की वजह से दोबारा ये इधर को अट्रैक्ट होंगे जैसे जैसे आप हाइड्रोजन सप्लाई करोगे, क्योंकि ये OH नेगेटिव हाइड्रोजन के लिए जाना चाहते हैं, उनके लिए एफिनिटी या चाहत रखते हैं। सो जब आपने हाइड्रोजन सप्लाई की, OH नेगेटिव सॉल्यूशन में पड़े थे तो वो उनके लिए आ गए, रिएक्शन दोबारा से वही होने लग गया, इलेक्ट्रॉन्स पैदा हो गए, क्योंकि हाइड्रोजन सप्लाई की OH नेगेटिव सॉल्यूशन से आगे वाटर पैदा हुआ और इलेक्ट्रॉन पैदा हुए। ठीक हो गया। अब बेटा अगर मैं आपको फ्यूल सेल का ओवरऑल रिएक्शन दिखाऊं तो हमने क्या देखा? देखिए हमने ऑक्सीजन हाइड्रोजन पहले सप्लाई की, चलें, बाद में हमने ऑक्सीजन सप्लाई की, ये दो ही चीज़ें तो हमने दी है। उससे वाटर पैदा हुआ है। वाटर कहाँ पे पैदा हुआ है? यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे H2O पैदा हो रहा है, वाटर। ठीक है, वाटर पैदा हुआ है और साथ में इलेक्ट्रिसिटी पैदा हुई है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा हुई। तो बस ये ओवरऑल रिएक्शन है। इलेक्ट्रिसिटी हम इस्तेमाल कर लेते हैं साथ साथ, क्योंकि हमने लोड लगाया हुआ है। लोड ऐसी चीज़ जो कि इलेक्ट्रिसिटी को इस्तेमाल करती है। ठीक है, सो कहने की बात है कि इस सारे फ्यूल सेल का जो रिएक्शन है ना, उसका फाइनल जो एंड प्रोडक्ट है ना, वो सिर्फ एक चीज़ है, दैट इज़ वाटर। जी बेटा आगे यहाँ से यहाँ तक की जो स्टोरी है ना वो सेम ही है जो मैंने आपको फुल डिटेल में पढ़ा दी। अब एनोड पे, कैथोड पे और ओवरऑल रिएक्शन भी मैंने करवा दिए। बस ये चीज़ है कि इनको बैलेंस करना आपने रट्टा लगाना है, और नहीं होता तो कम से कम वैसे ही कर लें जैसे मैंने मेन कॉन्सेप्ट बताया। ऑलराइट जी बेटा देखें, कहता है फ्यूल सेल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर। तो ये दो चीज़ें पैदा हो रही है ना, पानी, वाटर और इलेक्ट्रिसिटी, कंटिन्यूसली मुसलसल ये काम करता है। मैंने बोला ना बार बार ये साइकिल चलेगा। प्रोवाइडेड द रिएक्टेंट्स आर कंटिन्यूसली सप्लाइड, शर्त ये है कि जो आप रिएक्टेंट्स है ना दे रहे हो, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, वो अगर कंटिन्यूसली यानी मुसलसल सप्लाई करोगे तो ये रिएक्शन मुसलसल चलेगा। ऑलराइट, दे आर वेरी एफिशिएंट बिकॉज दे कन्वर्ट 75% ऑफ द बॉन्ड एनर्जी ऑफ द फ्यूल्स टू इलेक्ट्रिसिटी। यानी हाइड्रोजन आप लेते हो ना H2, इसका मतलब H और H हाइड्रोजन के दरमियान ये जो बॉन्ड है ना, यहाँ से बेसिकली एनर्जी निकल रही है इस बॉन्ड में से और पैदा हो रही है इलेक्ट्रिसिटी। इस तरह से जो आपने ऑक्सीजन O2 की शक्ल में दी है, वो ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑक्सीजन से ही बना है ना, O2 है, दो ऑक्सीजन है। सो बेसिकली ये जो बॉन्ड है ना इस यहाँ दरमियान में, इस पर होती है एनर्जी, ये एनर्जी निकाली जाती है और इससे पैदा की जाती है इलेक्ट्रिसिटी। तो कहता है कि ये 75% ऑफ द बॉन्ड एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में तब्दील कर देता है।
यानी ये जो बॉन्ड एनर्जी है ना, इसका 75%, जो कि एक अच्छा खासा अमाउंट होती है। जी बेटा, अब मूव करते हैं एडवांटेजेस, यानी फ्यूल सेल के क्या क्या फ़ायदे हमें देखने को मिलते हैं। कहता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, यानी ये जो फ्यूल सेल जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन इस्तेमाल होते हैं ना, हैव अ क्लियर एडवांटेज ओवर द ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल। अब फॉसिल फ्यूल किसको बोलते हैं? यहाँ पे पेट्रोल या डीजल वगैरह को हम फॉसिल फ्यूल बोलते हैं, ठीक है। सो कहता है कि इनसे, पेट्रोल से, डीजल से, इनसे कई गुना ज़्यादा फ़ायदेमंद है हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का फ्यूल सेल, ठीक है। पेट्रोल डीजल जो कि यूज़ किए जाते हैं टू ड्राइव द व्हीकल्स बोलते हैं गाड़ियों को, तो गाड़ियों को चलाने के लिए हम पेट्रोल डीजल इस्तेमाल करते हैं, उससे कई गुना फ़ायदेमंद है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल्स, क्योंकि दे प्रोड्यूस ज़ीरो एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि बच्चे हमने देखा कि ये जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल है ना, इसमें सिर्फ एक एंड प्रोडक्ट है, दैट इज़ वाटर कोई पोल्यूशन कोज नहीं करता, कोई गंदगी कोज नहीं करता। लेकिन अगर आप पेट्रोल को, डीजल को इस्तेमाल करते हो ना, तो ढेर सारी पोल्यूटेड गैसेस, जहरीली गैसेस पैदा होती हैं, जैसा कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। बिकॉज वाटर इज़ द ओनली प्रोडक्ट, क्योंकि अगर हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल की बात करें तो उसमें सिर्फ वाटर ही पैदा होता है, सही है। फॉसिल फ्यूल्स ऑन द अदर हैंड, कहता है दूसरी तरफ जो फॉसिल फ्यूल्स हैं जैसा कि पेट्रोल और डीजल, प्रोड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और सल्फर ऑक्साइड्स विच आर वेरी हार्मफुल टू द एनवायरनमेंट, जो कि हमारे माहौल के लिए बहुत जहरीली गैसें हैं। अगली बात बच्चे हमने पढ़ी है ना अभी कि 75% जो बॉन्ड एनर्जी है ना, वो तब्दील हो जाती है इलेक्ट्रिसिटी में। कहता है जो फ्यूल सेल्स है ना, कैन कन्वर्ट अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ केमिकल एनर्जी प्रेजेंट इन द फ्यूल्स। हमारे फ्यूल कौन से हैं? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो इनके अंदर मौजूद लार्ज केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में, यानी बिजली में, इलेक्ट्रिसिटी में, एज़ कम्पेयर टू द एनर्जी कन्वर्जन ऑफ द फॉसिल फ्यूल। लेकिन जो फॉसिल फ्यूल है ना, जैसा कि पेट्रोल डीजल वगैरह, इनमें से इतनी एनर्जी नहीं निकल पाती जितनी के हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन से निकाल लेते हैं। कहता है दूसरे लफ्ज़ों में, इन अदर वर्ड्स दे आर मोर एफिशिएंट, यानी वो ज़्यादा बेहतर हैं। जी बेटा देखें, फ्यूल सेल्स प्रोड्यूस लेस नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन बोलते हैं शोर की आलूदगी। तो ये जो फ्यूल सेल्स हैं इनमें इतना शोर नहीं होता, जबकि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनको प्रोसेस करते वक्त काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट होता है। अब बच्चे आखिरी फ़ायदा सुनिएगा। देखें, हमें फ्यूल सेल के लिए या तो हाइड्रोजन चाहिए या तो ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन तो बेटा हमारे एनवायरनमेंट में ढेर सारी पड़ी है ना, जिसमें हम सांस लेते हैं। हाइड्रोजन का बस थोड़ा मसला है, लेकिन वो भी हासिल करना कोई इतना मुश्किल नहीं है। कैसे? हम सोलर और विंड एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। सोलर सूरज से आने वाली, और विंड एनर्जी होती है जो हवा से पैदा होती है। टरबाइन्स आपने सुना होगा, बड़े बड़े पंखे होते हैं ना, हम इनकी मदद से इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली पैदा करते हैं, और उस बिजली से वाटर यानी H2O को तोड़ते हैं। जब पानी टूटता है ना, तो पैदा होती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की तो हमें वैसे भी इतनी ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं पेश आती, वो हम ले लेते हैं। हाइड्रोजन हम यहाँ से पैदा कर लेते हैं, ठीक है। सोलर या विंड से ये फ्री की हमारे पास क्या होती हैं? एनर्जी होती है, ठीक है। इसे इलेक्ट्रिसिटी पैदा करके हम पानी को इलेक्ट्रोलाइसिस, पानी को तोड़ते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन की मदद से। तो यहाँ से हम हाइड्रोजन ले सकते हैं। जी बेटा आखिरी पॉइंट देखें, कहता है जो हाइड्रोजन यूज़ हो रही है ना फ्यूल सेल में, कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रीन्यूएबल सोर्सेज लाइक सोलर और विंड पावर। देखिए बच्चे, रीन्यूएबल का मतलब होता है, रीन्यूएबल का जिसको आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप सोलर को बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं ना, रोज़ ही सूरज निकलेगा, रोज़ ही आप सोलर को इस्तेमाल कर सकते हैं बार बार। विंड यानी आप हवा को बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं ना, तो ये रीन्यूएबल सोर्सेज हैं, लिहाजा आप इनसे हाइड्रोजन पैदा कर सकते हैं। इनसे लिखा नहीं हुआ, लेकिन हम इनसे पानी यानी वाटर H2O को तोड़ेंगे और बेटा वहाँ से हाइड्रोजन को निकालेंगे, ठीक है। दिस फैक्ट रेंडर्स फ्यूल सेल मोर सस्टेनेबल, यानी इससे जो फ्यूल सेल ने वो ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं या बेहतर हैं। जी बेटा, अब हम देखते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस, यानी फ्यूल सेल के जहाँ पे कुछ फ़ायदे हैं वहाँ पे कुछ नुकसान भी हैं।
पहला नुकसान देखें, कहता है फ्यूल सेल्स एट प्रेजेंट यानी आज के दौर के जो फ्यूल सेल्स हैं ना, वेरी एक्सपेंसिव, बड़े महंगे हमें पड़ते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इनकर्स हाई कॉस्ट। यानी जो अभी मैं बता के हटाऊँ ना कि हम वाटर यानी H2O को हाइड्रोलाइज करेंगे, यानी उससे हाइड्रोजन पैदा करेंगे, ऑक्सीजन पैदा करेंगे, तो ये हाइड्रोजन आपको बड़ी कॉस्टली पड़ती है, बड़ी महंगी पड़ती है, क्योंकि पहले आपको इसके लिए कोई विंड का सेटअप करना पड़ेगा, सोलर सेटअप करना पड़ेगा, यानी बड़ी जिद्दोजहद करनी पड़ेगी, फिर आप हाइड्रोजन लोगे तो वो बड़ी कॉस्टली आपको पड़ेगी। अगली बात बचे, हाइड्रोजन बीइंग हाईली इन्फ्लेमेबल। बच्चे ये जो लफ्ज़ है ना इन्फ्लेमेबल ऐसी चीज़ को बोलते हैं जो बहुत जल्दी जल जाए, जो बहुत जल्दी आग पकड़ ले। तो कहता है हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेबल है, यानी वो बहुत जल्दी आग पकड़ लेती है, ये ख़तरनाक है ना। से रिक्वायर वेरी स्पेशल स्टोरेज, तो इसको फिर काफ़ी ज़्यादा हमें स्टोर करना पड़ता है स्पेशली, एंड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़, ठीक है। और जब हमने एक जगह से दूसरी जगह इसको ट्रांसपोर्ट करना होता है तो हमें बड़ा एहतियात से करना पड़ता है, विच फर्दर इंक्रीजेज द कॉस्ट ऑफ फ्यूल सेल। उससे देखें ना, ट्रांसपोर्टेशन आज के दौर में कितनी महंगी है, ठीक है, स्टोर करना बड़ा मुश्किल काम है, तो मज़ीद फ्यूल सेल जो है वो हमें महंगे पड़ रहे हैं। जी बेटा, थर्ड और लास्ट जो डिसएडवांटेज नुकसान है ना, कहता है जो फ्यूल सेल और जो इलेक्ट्रिक मोटर्स आर लेस ड्यूरेबल का मतलब होता है लंबे अरसे तक चलने वाली। तो फ्यूल सेल की बात करते हैं तो वो लंबे अरसे तक नहीं चलते। देन द पेट्रोल और डीजल इंजन, आपने देखा होगा आपकी जो पेट्रोल बाइक है या डीजल की जो गाड़ियाँ हैं ना, वो सालों साल चल जाती हैं, लेकिन फ्यूल सेल इतने टाइम तक नहीं चल सकते, वो इतने ड्यूरेबल नहीं है। सो दे आर नॉट लॉन्ग लास्टिंग, लिहाजा वो लंबे अरसे तक नहीं लेकर जाए जा सकते।